बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, घाटी में बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ की 18 कंपनियां और तैनात की जाएंगी। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, सीआरपीएफ की 18 कंपनियों को तैनात करने का फैसला किया गया है। आतंकवादियों की टारगेट किलिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। राजौरी में आतंकी हमले के बाद बड़ा एक्शन है। ये राजौरी में सीआरपीएफ की 18 कंपनियां, सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। 36 घंटे में 6 हिंदुओं की हत्या की गई थी, आतंकी हमला हुआ था। यह बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में लगातार हिंदुओं की टारगेट किलिंग के बाद केंद्र सरकार ने घाटी में सीआरपीएफ की 18 और कंपनियां भेजने का फैसला कर लिया है। सेना की तैनाती जम्मू कश्मीर में, सुरक्षा बलों की तैनाती अब और बढ़ा दी जाएगी। यानी कि आतंकवादियों को चुन चुनकर मारने की तैयारी पूरी कर ली गई है। आतंकवादियों की टारगेट किलिंग, आतंकवाद, यह भी बताया जा रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आतंकवादियों की तलाश में सबसे बड़ा तलाशी अभियान भी वहां पर चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सेना इस वक्त अलर्ट मोड पर है। आतंकवादियों का सुराग देने पर इनाम की घोषणा भी कर दी गई है, अलर्ट मोड पर है और जबरदस्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस बीच ये दो तस्वीरें देखिए, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। दो तस्वीरें, एक तरफ सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है, दूसरी तरफ आम लोगों को भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग। ये देखिए तस्वीरें, देखिए आप, आम लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग वहां पर दी जा रही है। 3 दिनों से एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहा है, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर और फोर्स बुलाई जा सकती है। सेना के साथ साथ दूसरी तस्वीर इसको फुल स्क्रीन पर दिखाइए। दूसरी तस्वीर, आम लोगों को भी अब आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। आतंकवादियों के खिलाफ आम लोगों को हथियार चलाने की, नीचे जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, आम, ये फुल स्क्रीन पर ये वाली तस्वीरें दिखाइए भाई, बहुत जरूरी है दिखानी ये तस्वीरें। ये तस्वीरें जिसमें आम लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग। बताया जा रहा है कि विलेज डिफेंस कमेटी को आतंक के एनकाउंटर के लिए तैयार किया जा रहा है। विलेज डिफेंस कमेटी के लोगों को आतंक के खिलाफ, ये देखिए आप, आम लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग। खबर यह है कि लोगों से लाइसेंस के आवेदन मांगे गए हैं ताकि उन्हें हथियार चलाना सिखाया जा सके, आतंक से लड़ने के लिए तैयार किया जा सके। इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, कश्मीरी हैं, कई जो आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए अब अपने हाथों में हथियार ले चुके हैं। मतलब आम लोगों के हाथ में हथियार, अब होगा आतंक का आर पार। बहुत हुआ सब्र, अब खुदेगी आतंक की कब्र। लेकिन सोचिए, आतंक के खिलाफ इस निर्णायक आर पार की लड़ाई से किसको परेशानी हो सकती है। सेना की तैनाती बढ़े, भाई तैनाती बढ़ाओ, हिंदू बचाओ। सेना की तैनाती बढ़े, आम लोग अपनी आत्मरक्षा में खुद आतंकवादियों से निपटने के लिए वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है। कश्मीर की मजहबी राजनीति की दुकान चलाने वाले अब इससे भी परेशान हैं। हैरान हो जाएंगे आप ये बयान सुनकर। घाटी में सीआरपीएफ की तैनाती बढ़ रही है, महबूबा मुफ्ती परेशान है। वो कह रही है क्या जरूरत है सेना की तैनाती बढ़ाने की, क्या जरूरत है। कह रही है कि आम जनता को हथियारों की ट्रेनिंग मिल रही है तो इससे जंगी माहौल तैयार हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, और साथ ही सेना की तैनाती बढ़ाने की भी कोई जरूरत नहीं है, इससे और माहौल खराब ही होगा। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा कवच जो है हिंदुओं का, उस पर भी राजनीति हो रही है। कह रहे हैं सेना की तैनाती मत करो, फायदा नहीं है। सुनिए एक बार, बयान सुना दीजिए एक बार महबूबा मुफ्ती का। ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ बटालियंस और लाने की बात कर रहे हैं, लोगों को एसएलआर देने की बात कर रहे हैं, दूसरे हथियार देने की बात कर रहे हैं, इससे मसला तो हल नहीं होगा। बल्कि जो बीजेपी का जो उनका अपना मकसद है, जो उनका अपना एजेंडा है, 2 फिरकों में नफरत फैलाने का, एक जंगी माहौल तैयार करना है कि यहाँ अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अगर हालात ठीक है, तो फिर और फौज क्यों मंगाई जा रही है, फिर यहाँ के लोगों को, लोकल्स को हथियार क्यों दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब यही है ना कि बीजेपी यहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है, और अब वो फौज के कंधे पे वो बंदूक रख के यहाँ के लोगों को और ज्यादा जो है तंग करना चाहती है, और यहाँ खून खराबा और ज्यादा करवाना। मतलब सेना की तैनाती मत करो तो क्या हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दें? या तो महबूबा मुफ्ती गारंटी ले लें कि कुछ नहीं होगा भाई हिंदुओं को, या तो मरने के लिए छोड़ दे सेना की तैनाती। माजिद हैदरी साहब आपको नजर आ रहे हैं, कश्मीर की एक आवाज है, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं। माजिद भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। जनरल सिवाश है मेरे साथ, और साथ ही प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। प्रेम भाई, आपने सुन लिया होगा, आप लोग दरअसल क्या कर रहे हैं, नफरत के बीज बो रहे हैं, सेना की तैनाती कर रहे हैं और लोगों को हथियार चला रहे हैं, आतंक के खिलाफ तैयार कर रहे हैं आम लोगों को। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप नफरत की दीवार खड़ी कर रहे हैं और
जंगी माहौल तैयार कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। बताइए भाई शुक्ला जी, और ये सेना वहां पर बढ़ा रहे हैं, सुरक्षा बल बढ़ा रहे हैं, सीआरपीएफ की 18 कंपनियां, क्यों? देखिए अमन भाई, जिसके मन में आतंकियों से प्रेम हो, ऐसे आतंकियों के प्रेम करने वाले पाशविक वृत्ति के लोगों को तो हमेशा जो है निर्दोषों की रक्षा के लिए तैनात होने वाली सेना के प्रति उनके मन में नफरत का भाव है। भाई मुफ्ती मोहम्मद सईद भी जम्मू एवं कश्मीर में सेना की तैनाती का विरोध करते थे, इनके अब्बा हुजूर थे। महबूबा मुफ्ती भी हमेशा सेना का कभी उन्होंने समर्थन किया हो, केंद्रीय बलों का कभी समर्थन किया हो, कभी केंद्रीय बलों के बलिदान पर जो है बलिदानियों के परिवारों के परिजनों को सांत्वना देने का ऐसा कोई दृश्य नहीं है। ये तो सतत जो है तिरंगे के विरोध में, कश्मीर के विरोध में, पाकिस्तान के हस्तक्षेप के समर्थन में, वहां आतंकियों को समर्थन देना है लेकिन सुरक्षा बलों को नहीं देना है। निर्दोषों को अगर आत्मरक्षा का अधिकार न दिया जाए तो क्या उनको गाजर मूली की तरह कटकर मरने देने का महबूबा मुफ्ती के फार्मूले को माना जाए? जिन लोगों ने, जिन कुछ परिवारों ने कश्मीर के सामान्य कश्मीरियों को दशकों तक ठगा है, उनकी हिंसा का सौदागरी की है। एक मिनट प्रेम भाई, बड़ी खबर है ये, भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक मिनट प्रेम भाई, बड़ी खबर है ये, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, बहुत बड़ी खबर है। कुछ देर तक लगते रहे भूकंप के झटके, अभी कुछ मिनट पहले बताया जा रहा है 7:57, करीब 7:57 पर भूकंप के झटके, ये खबर आ रही है, यानी कि अभी 7 मिनट पहले भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में कंपन महसूस हुई। कुछ जगह बताया जा रहा है कुछ देर तक लगते रहे भूकंप के झटके। एपिसेंटर क्या था, तीव्रता क्या थी, ये सब हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर है अभी 7:57 पर भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके अभी 7 मिनट पहले, 8:04 हो रहे, बताया जा रहा है 7:57 7:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में। जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जम्मू कश्मीर में भी अब लगातार जानकारियां आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके, एपिसेंटर क्या था और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता कितनी थी, हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली में और दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 7:57 पर भूकंप के झटके, 8:05 हो रहे हैं, अभी 8-9 मिनट पहले भूकंप के झटके। जैसे ही हमने शो शुरू किया बताया जा रहा है 7:57 एग्जैक्ट 7:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। और डिटेल्स आएगी आपको देंगे। जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। कंप्लीट करिए प्रेम शुक्ला जी, कंप्लीट करिए। लड़ा रहे हैं आप लोगों को, वहां पर जंगी माहौल तैयार कर रहे हैं और बीजेपी सेना के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहती है। सुशील पंडित भी आप जो मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले प्रेम शुक्ला कंप्लीट करिए भाई, सेना की तैनाती क्यों बढ़ा रहे हैं आप लोग? देखिए, अब हम आतंकियों के हाथ में कश्मीर का दायित्व देकर कश्मीर को पूरी तरह से नरक बनाने का तो निर्णय नहीं कर सकते हैं, जो कांग्रेस ने वर्षों वर्ष किया। हमको तो कश्मीर को स्वर्ग बनाना है, तो स्वर्ग में पहले नागरिकों की, निर्दोष नागरिकों की प्राणों की रक्षा का दायित्व तो सरकार का है। तो आतंकी श्रृगालों के पक्ष में जो है, जो लगातार बोलते रहे हैं, ऐसे कोलाहल करने वालों की कोलाहल को हम कोई किसी प्रकार का ध्यान के देने योग्य बात ही नहीं मानते हैं। वहां निर्दोष नागरिकों के प्राणों की रक्षा का हमारा संवैधानिक दायित्व है और उसका निर्वाह करने के लिए और आम लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग क्यों कश्मीर में उठाए जा रहे हैं? आम लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग क्यों, ये भी बता दीजिए। समर्थक हैं वो, उनके चीखने चिल्लाने से हमको क्या लेन देन? आम लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग क्यों? आत्मरक्षार्थ दिया ही जाना चाहिए और पहले भी अन्य राज्यों में दिया गया है, बहुत सारे राज्यों में दिया गया है, जहां पर ठीक है जब एक जमाने में दस्युओं का बहुत प्रभाव था जिन क्षेत्रों में, वहां भी लोगों को लाइसेंस और दिया गया था, तो आतंकवादियों का भय है। ठीक है, बताइए अब। तो स्वाभाविक जो है ये संवैधानिक नीति है। सेना की तैनाती बढ़ेगी, सेना बढ़ेगी, आतंक घटेगा, अधिकार देता है, आत्मरक्षा का अधिकार है। भाई हिंदुओं को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना सर। वहां पर जो आतंकवाद है, जो आतंकवाद का प्रारूप हम देख रहे हैं, 36 घंटे में 6 हिंदू मार दिए, तो आतंकवादियों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना। माजिद भाई बताइए, माजिद हैदरी। अमन भाई मैं सोच रहा हूं कि आज मैं इस मंच पे क्या कहूं, क्योंकि भूकंप आया है, आपने भी महसूस किया, मैंने भी यहां महसूस किया, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक आया और इसमें भूकंप में एक इशारा है।
क्या इशारा है कि कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान सुरक्षित नहीं है, जम्मू में हिंदू डोगरा सुरक्षित नहीं है, देश की राजधानी में महिला सुरक्षित नहीं है कि किलोमीटरों तक 3 घंटे तक उसकी लाश घसीटी जाती है और दिल्ली पुलिस को कानों कान खबर नहीं होती। और उसके बाद आप बात करते हैं कि एक समुदाय के लोगों को हथियार दो। भाई आप उनकी विचारधारा देखो, जिन भाइयों को आप हथियार देने का कह रहे हो कि बजरंग दल जाके गुजरात के मॉल में तोड़फोड़ सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उन्हें दीपिका पादुकोण की बिकनी पसंद नहीं आई। एक समुदाय के लोगों को नहीं है, बिल्कुल है ना, एक समुदाय के लोगों को नहीं है। ठीक है, आतंक के खिलाफ लड़ाई में, आतंक के खिलाफ लड़ाई में मुसलमान भाई भी आए ना, क्या दिक्कत है? मेरे ख्याल से कई मुसलमान भी है उसमें। नहीं, कहां आज तक मुझे आप दिखा दीजिए एक जगह जहां इस पूरे देश में मुसलमान के हाथ में सरकार ने बंदूक दी हो हिफाजत के लिए। भाई मुझे जान को खतरा लग रहा है, मुझे बंदूक दे दो, मुझे ट्रेनिंग दो। आतंक के खिलाफ लड़ाई में है, आतंक को बढ़ाने के लिए नहीं है, आपको थमा देंगे। आतंक के खिलाफ लड़ाई अगर इस देश, देखिए जरा हम अमन भाई, जरा हम सीरियस बात करें, सीरियस विषय है। अगर इस देश में आम नागरिक आतंक के खिलाफ बंदूक उठाएगा तो हमारी पुलिस क्या करेगी, सेना क्या करेगी? एक तरफ से पश्चिम पूरब की तरफ से तो आ जाती है चीनी सेना, सुबह मॉर्निंग वॉक करने, शाम को इवनिंग वॉक पे आतंकी आ जाते हैं दूसरी सीमा की तरफ से, और वहां पे राजौरी में 6 लोगों को मार के चले जाते हैं। और हम फिर बात करेंगे कि लोगों के हाथ में हथियार दें। ये विचारधारा है, ये आपकी विचारधारा गलत है। आप धर्म के नाम पे लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं। इसमें धर्म नहीं है भाई। आतंक के खिलाफ लड़ाई में लोगों को हथियार दिए जा रहे हैं, अगर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, लाइसेंस मांगा जा रहा है, लाइसेंस के आवेदन, तो उसमें सिर्फ आतंक के खिलाफ सिर्फ हिंदू ही क्यों लड़ेगा? आप लोग भी लड़िए ना आतंकवादियों से, क्या प्रॉब्लम है? बहरहाल माजिद आपको क्यों डर लग रहा है? आतंकियों को डरना चाहिए, हथियार अगर लोगों के हाथ में आ रहे हैं, आप क्यों डर रहे हैं? आपको क्यों डर लग रहा है? आप थोड़ी ना टारगेट पर आतंकवादियों के खिलाफ कर रहा। मैं अल्पसंख्यक समुदाय की बात कर रहा हूं। अरे अल्पसंख्यक समुदाय भी आतंकवाद के खिलाफ है भाई। अल्पसंख्यक समुदाय भी आतंकवाद के खिलाफ है। अल्पसंख्यक समुदाय भी आतंकवाद के खिलाफ है भाई। बंदूक कश्मीर में हर मुसलमान के हाथ में बंदूक दीजिए, कश्मीर में हर मुसलमान के हाथ में बंदूक दीजिए, पंजाब में हर सिख भाई के हाथ में बंदूक दीजिए, और गोवा में हर क्रिश्चियन भाई के हाथ में भी बंदूक दीजिए, दलित भाइयों के भी हाथ में बंदूक दीजिए। आप एक विचारधारा के लोगों को हथियार देना चाहते हैं ताकि आप माइनॉरिटीज को डराएं। अगर ये काम जनता करेगी सुरक्षा का, तो सरकार क्या करेगी? ये सिंपल सी बात है। आप लोगों ने मजाक बना दिया 2014 के बाद देश का। सुशील पंडित बताएंगे। सुशील पंडित वो क्या बताएंगे? वो कभी कश्मीर आए हैं? नहीं, ठीक है, उनके तो पाँव में मेहंदी लगी है कश्मीर के नाम पे, वो क्या बात करेंगे कश्मीर की? ठीक है, अभी सुनिए ना, अभी पता लगेगा आराम से एक एक करके। सुशील पंडित, आम लोगों को हथियार, जो तस्वीरें हम चला रहे हैं, ये मेरे ख्याल से आज की सबसे बड़ी तस्वीर है, ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि आतंक के खिलाफ अब आम कश्मीरी, ये देखिए आप, हथियार चलाने की ट्रेनिंग। पंडित जी बताइए, क्या ये विवादित है, नहीं है, ये जरूरी है? माजिद हैदरी कह रही है फिर क्यों भाई, फिर मुसलमानों को भी वैसे तो इसमें सब है, इसमें कोई धर्म देखकर हथियार नहीं दिए जा रहे। बताइए आप सुशील पंडित, बताइए, इससे जंगी माहौल हो जाएगा, नफरत का माहौल हो जाएगा। अमन जी और ताहिर सैयद भी जुड़ गए हैं पीडीपी से। आ रहा हूं ताहिर भाई, पहले सुशील पंडित। आप नफरत फैलाने वाले जिहादी प्रवक्ताओं को अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं, फिर उनको झूठ बोलने देते हैं। मक्कारी की हद यह है कि रुखसाना कौसर को 2010 में, जो एक विलेज डिफेंस कमेटी की सदस्य थी, आतंकवादियों को अपनी राइफल से मारने के कारण कीर्ति चक्र दिया गया था। 26 जनवरी को उसको दिल्ली बुलाकर पूरे देश ने सम्मानित किया था उस बेटी को। डिफेंस कमेटी, यस। रुखसाना कौसर उसका नाम था, उसका नाम रुखसाना कौसर था। उसने अपनी राइफल से इस माजिद के जिहादी भाइयों को ठिकाने लगाया था। ये इसीलिए परेशान हो रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें भी दे दो जब हथियार। आप देशभक्त मुसलमानों को हथियार देंगे, देशभक्त हिंदुओं को हथियार देंगे, तो इनका जिहाद भाड़ में जाएगा। इनको तकलीफ इसी बात की है। अरे मुझे भी हथियार दे दो ना भाई, मुझे भी AK-47 दे दो। सरासर झूठ बोलते हैं, ये मक्कारी पे उतर आए हैं। आपके पास नहीं है? चलाऊंगा, मुझे भी हथियार दो भाई। आप पर तो मशीन गन चलाई जानी चाहिए, मशीन गन दे दो। आप पर तो मशीन गन चलाई जानी चाहिए। जिहाद का समर्थन करने वालों पर मशीन गन चलाई जानी चाहिए। आप पर तो रुखसाना राइफल चलाएगी। आप उसके निशाने पर तो आइए। भाई अगर इस व्यक्ति के हाथ में गोली दागी जानी चाहिए, तो समझिए बंदर के हाथ में एटम बम मिल गया। मैं मारूंगा, ये ऐसा व्यक्ति मैं मारूंगा, मैं आकर के मारूंगा। मेरे हाथ में बंदूक, तो मानिए एटम बम लग गया बंदर के हाथ में, मेरे हाथ में बंदूक आए तो जिहाद को और जिहाद के प्रवक्ताओं को मैं मारूंगा, मैं मारूंगा। मैं कह रहा हूं, आप क्या कहेंगे? मैं मारूंगा, मुझे हथियार तो मिले। देखिए
देखिए मैं मारूंगा। अच्छा एक काम करते हैं, एक मिनट जिहाद देखिए, हर अगर मुसलमान जिहाद का देखिए, अगर मैं रहूंगा, पंडित जी अगर एक कोई हाथ में मिनट, पंडित जी एक बंदूक काम करते हैं, अभी क्लियर कर लेते हैं। अगर आतंक के खिलाफ लड़ाई में माजिद हैदरी देश की सेना, देश के तिरंगे के साथ बंदर हैं, के हाथ में उस एक मिनट, तरह। हाँ रुकिए, अभी दे रहा हूं, बंदूक दे रहा हूं, माजिद भाई दे रहा हूं। आपको लगता है कि घाटी में आतंकवादियों को चुन चुनकर आतंकवादियों की टारगेट किलिंग होनी चाहिए? पहले तो ये बताइए माजिद। जी देखिए, सरकार का वो काम है, सरकार पॉलिसी बनाए कि उन्हें आतंकवाद को कैसे डील करना है। लेकिन घाटी जब में आम नागरिक आतंकवादियों की टारगेट एक किलिंग होनी चाहिए, एक बार ये विचारधारा के बोलिए, लोगों को देंगे, फिर तो मैं आप आपके बाकियों साथ को- हूंगा, फिर मैं आपके साथ बोलूंगा कि माजिद को हथियार दीजिए। एक बार आप अपने मुंह मैं से तो- बोलिए मेरा- कि मेरी आतंकवादियों की सिंपल- टारगेट किलिंग घाटी में होनी चाहिए। एक बार आप बोलिए आतंकवादियों की टारगेट आपसे किलिंग घाटी बड़ी में होनी बात चाहिए, कहूंगा, फिर मैं आपके हथियार, मैं खड़ा हूंगा आपके साथ कि इनको अरे भी हथियार दो। एक बार घाटी में बोलिए आप। किलिंग सर आपके छोड़िए, साथ दिक्कत है, आपको हथियार मेरे दे दिया ना, आप बंदूक की घाटी- नली मोड़ देंगे सुरक्षा बलों की तरफ। दिक्कत ये आप पर भरोसा नहीं है सर। आप अमन बोलिए भाई, माजिद भाई, एक मिनट सुनिए ना, आप ये बात कर रहे बोलिए हैं टारगेट कि- किलिंग की। आप ये बोलिए घाटी में आतंकवादियों की टारगेट किलिंग का टाइम आ गया है। एक बार ये बोल दीजिए, बस कोट अनकोट इतना बोल दीजिए। अरे मेरे भारतवर्ष में आतंक होना ही नहीं चाहिए। नहीं बोलेंगे ना कोई ये बंदूक मांग रहे मुसलमान हैं, धर्म के ये नाम पे, आतंक ना के खिलाफ भागवा नहीं धर्म बोलेंगे, के ये नाम बंदूक पे मांग रहे हैं। कोई आतंक नहीं चाहिए मुझे। सब एक काम कर आतंकियों को, दीजिए, भागवा आतंकियों इस को वक्त विदेश पूरी निकाला दुनिया, कर पूरा दो। देश आपको देख रहा है। मंगलयान में माजिद भेज दो, हैदरी, मंगल ग्रह आपने पे। बंदूक मांगी, एक मिनट रुकिए, टेलीविजन पर बोलिए। अमन बिल्कुल भाई, मांगी। घाटी में कश्मीर में आतंकवादियों की टारगेट किलिंग और आतंकवादियों को चुन चुन कर घर में घुसकर मारने का टाइम आ गया है। एक बार ये बोल देंगे अगर आप, अमन तो मैं भाई, आपके हथियार इस के साथ देश खड़ा हूं, में बताइए। कश्मीर क्या, मैं देश की बात करूंगा। बोलेंगे ये। पूरे देश के ये आतंकियों नहीं को बोलेंगे खत्म कर भाई। दो। वो भागवा आतंकवादी हो ये नहीं बोलेंगे या कि भाई। दूसरे आतंकवादी सुन हो, लीजिए, जो मक्का ये इनका मस्जिद चेहरा, ब्लास्ट जो पे थे, पंडित जी माले दिखा रहे गांव थे ब्लास्ट पे थे, सब आतंकियों को टारगेट किलिंग ये करवा दो। आतंकवादियों के अमन खिलाफ भाई, बोल सब नहीं सकते, आतंकियों उन पर की बंदूक टारगेट क्या किलिंग उठाएंगे? करा दो। क्योंकि हेमंत करकरे ने आतंकियों के नाम पर कहे पहुंच थे, गए। 36 स्वर्गवासी घंटे में हेमंत 6 हिंदू करकरे, मार सब दिए। आतंकियों नाम से पता है मुक्त उनका? करा दो देश को। 36 घंटे में 6 हिंदू मार दिए, नाम पता है उनका? 36 घंटे में 6 हिंदू मार दिए जिन्होंने मारे, उनको बोलिए ना, उनके खिलाफ बोलिए ना। सरकार क्या कर रही अरे थी? बोलिए ना, फिर सरकार क्या कर आतंक रही के खिलाफ थी? अमन जी, बम मैं बंदूक कैसे उठाऊंगा। पहुंचा मेरे हिंदू अभी भाई के पंडित जी घर ने में? आपकी पोल खोल दी। अब बताइए, अगर वो गलत कह रहे थे तो आप बोलिए अमन जी, कौन सी आतंकवादियों पोल को खोली? चुन चुनकर मारने का टाइम आ गया है। चुनौती दे रहा हूं, ये बोल दीजिए आप। चुनौती दे रहा हूं, लाइव अमन टेलीविजन पर भाई, बोल दीजिए आतंकी- कि अमन भाई, आतंक- भारत कश्मीर को में आतंक से आतंकवादियों मुक्त को करने का चुन समय आ चुनकर गया। मारने का टाइम आ गया है। ये लाइन बोल दीजिए, 8 वर्ड है ये, 8 अक्षर बोल भाई, दीजिए। आतंकवादियों को अमन चुन भाई, चुनकर मारने का टाइम आ गया है। आतंकियों के साथ, ये नहीं बोलेंगे, आतंकियों के साथ वही करो जो श्री नहीं राम ने बोलेंगे। रावण, ये बंदूक कुंभकर्ण और मांग रहे थे। मेघनाथ को किया। ये लेकिन बंदूक मांग भागवा रहे थे। आतंकियों के साथ भी वही करो, हर धर्म के आतंकियों के साथ वही करो। सब सर मैंने तो आतंकियों को धर्म का खत्म नाम करो, ही नहीं मेरे लिया, देश को आतंक से मुक्त मैंने करो। तो धर्म का नाम ही नहीं लिया भाई। मैं तो कह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम राष्ट्रवादी जितने मुस्लिम भाई हैं, हम लोग मिलकर आतंक से लड़ते हैं ना। इन सबकी बिल्कुल, ऐसी की हम तैसी सब करते आतंक से, उस हैं, इन भागवा सबको आतंक जहन्नुम से भी भेजते हैं ना लड़ेंगे सारे जो मिलकर। पठान के खिलाफ है। आप बोलिए तो सही अमन भाई कि आतंकवादियों को बिल्कुल, चुन जो चुन कर पठान- मारने का टाइम आ गया, मैं सेना के साथ हूं। बोलिए बोलिए, आतंकवादियों को चुन चुनकर मारने का टाइम आ गया, बोलिए अमन भाई, मैं बोलिए ना, मैं नहीं, अपने बोलिए तिरंगे के आतंकवादियों को साथ चुन हूं, चुनकर और मारने जो का टाइम आ आतंक- गया है। जो आतंक, भागवा आतंक जो चल रहा है पठान चलिए, पिक्चर ठीक के है। खिलाफ, उन सर हिंदू आतंकियों मर को गए, कैसे निकाल दो? 36 घंटे में 6 हिंदू मर आतंक गए, के बहुत भगवा से- आतंकवाद याद आ रहा है आतंक के आपको? बहुत से- भगवा आतंकवाद याद आ रहा है? मैंने बोला इस्लामिक आतंकवाद, आएगा यार। एक शब्द नहीं बोला ना क्यों नहीं मैंने। आएगा? आपको आप भगवा हेमंत के खिलाफ मत करकरे को भूल बोलिएगा, जाते हैं। भगवा आप के खिलाफ हेमंत मत करकरे बोलिएगा। को भूल गए। मैंने इस्लामिक आतंकवाद शब्द का भगवा इस्तेमाल आतंक नहीं याद किया है। अब तक, क्योंकि मेरे लिए आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। हाँ, लेकिन मरने वाले सारे एक धर्म के हो रहे हैं वहां पर। तो क्यों हो रहे हैं? एक ऐसी सरकार बात, क्यों नहीं चलिए बचा बस पा करते रही? बस सरकार करिए क्या सर, एक बस प्रश्न करिए। नहीं करेंगे? आपको हथियार एक मिलने बेचारा नहीं मिलने मुसलमान सब मंच पे, उसकी जाइए आप लाइसेंस के लिए खाल अप्लाई देंगे। करिए, आतंक के खिलाफ लड़ना है तो। चलिए ठीक है, मैं जनरल जनरल AK सिवाज, मैं एक लाइसेंस मिनट पहले के लिए सुशील अप्लाई पंडित करूं, जल्दी मुझे से आप आप बोल लीजिए, हथियार उसके नहीं बाद देंगे, है ना? आपके पास तो होगी भी सर, पता नहीं शायद। एक मिनट, अच्छा ताहिर सैयद जुड़ गए PDP से, एक मिनट ताहिर सैयद। अमन जी। ताहिर भाई, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर पहले से छावनी बनी हुई है, सेना तैनाती की और जरूरत नहीं है। इस बयान का मतलब मुझे समझा दीजिए ताहिर भाई, क्योंकि सुरक्षा के लिए सेना तैनात, अगर तैनाती बढ़ेगी तो आतंक शायद घटेगा, और उनकी सुरक्षा के लिए रक्षा कवच है ना सेना। ताहिर भाई। अमन भाई, आपने जो मुझसे जो सवाल किया है, उस सवाल का जवाब देने से पहले देश के एक बहुत बड़े चैनल पर सुशील पंडित नामी एक शहरी ने एक कश्मीरी को खुलेआम धमकी दी कि अगर मेरे हाथ में बंदूक आएगी तो मैं आपको मार डालूंगा। इस वक्त देश में अगर जरूरत किसी बात की है
तो सुशील पंडित जैसी मानसिकता, सुशील पंडित जैसी सोच के खिलाफ लड़ने की जरूरत है इस वक्त देश में, क्योंकि ये वो मानसिकता है, ये वो सोच है जो देश को जोड़ने की नहीं बल्कि देश को तोड़ने की तरफ लेके जा रहा है। आप मेरे इस वीडियो को ऑन रिकॉर्ड रखिए कि अगर देश में सुशील पंडित जैसी सोच को इस वक्त नहीं रोका गया तो आने वाले समय में देश को इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नंबर एक। नंबर दो, जो आपने महबूबा जी के स्टेटमेंट का जिक्र किया है, 5 अगस्त 2019 के बाद देश के प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने जगह जगह पर यह आश्वासन दिया, यहां पर भी आके जाके तकरीरें की कि हमने जी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म किया है। मुझे बताइए आप खुदारा, अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हुआ है तो फिर ये किलिंग्स क्यों हो रही हैं? आपने किलिंग्स हिंदू मुस्लिम के नाम से, आपने जो आप डिबेट कर रहे हैं, आप इसको हिंदू मुस्लिम के नाम से देख रहे हैं। मैं इसको जम्मू कश्मीर के एक नागरिक की हैसियत से देख रहा हूं, जो भी मारे जाते हैं। जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी आपके पास 7 लाख के करीब फौज है। अगर 7 लाख के करीब फौज 200 या 250 मिलिटेंट्स के खिलाफ नहीं लड़ पा रही है तो आप 1000, 2000, 5000 और लाओगे। महबूबा जी ने सही बात कही है, आप जो ही जम्मू कश्मीर में एंटर हो जाओगे, जगह जगह पर आपको आर्मी के कैंप्स नजर आएंगे, सीआरपीएफ के कैंप नजर आएंगे। अगर इतनी फौज है, ठीक है, माना फौज सुरक्षा के लिए है, आपके पास इतनी फौज है, इतनी फौज होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर का नागरिक सुरक्षित नहीं है, तो सवाल किस पे आएगा? उन्होंने कहां पर गलत बात की? अच्छा, ये बात ठीक, ये बात यहाँ के लोगों की, यहाँ के नागरिक की सुरक्षा के लिए है। नागरिक की सुरक्षा, आप मुझे अमन जी बात करने का मौका दें। मामला यहाँ के नागरिक की सुरक्षा के लिए है। जी जी, अगर यहाँ पर मामला यहाँ की सुरक्षित के लिए है, मुझे आप बताइए, देश की सुरक्षा का मसला है। आप देख लीजिए चाइना बॉर्डर पे क्या हो रहा है। तो फिर पूरे देश को हथियार दीजिए, बोलिए जाके लड़िए देश में जाके। आरएसएस के सभी कार्यकर्ताओं को आप दे दीजिए हथियार, बोलिए जाके वहां लड़िए। और जो ये हथियार दिए जा रहे हैं, ये ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में वीडीसी के नाम से पहले भी मौजूद थी, बाद में इनको डिसबैंड किया गया क्योंकि इनका पास रिकॉर्ड बड़ा खराब रहा है। बात क्या है, एक मिनट रुकते हैं, मैं क्या गलत कहा मैं आपको बताता हूं, फिर सुशील पंडित जवाब दे देंगे आपकी बात का। लड़ाया जा रहा है। दो चीजें हैं ताहिर, दो चीजें हैं। एक तो आप गारंटी ले लीजिए 36 घंटे में 6 हिंदू मरे, बोलिए ताहिर मैं गारंटी लेता हूं आपको हिंदू नहीं मारेगा, मैं आतंकियों से लड़ूंगा। भाई उनकी सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती जरूरी है और बढ़ाना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, ताहिर भाई मैंने आपके बीच में नहीं बोला, ताहिर भाई मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, 1 मिनट। नंबर 2, ये सुशील पंडित जी बैठे हैं ना, इनके साथ जो हुआ ना 90 में 19 जनवरी को, अगर इन लोगों ने हथियार उठाने होते ना तो ये अब तक उठा चुके होते। इन लोगों ने, कहते ना आप मजबूरी में हथियार उठा लिए, नाइंसाफी और ये सब, इन लोगों ने हथियार उठाने होते ना उठा चुके होते अब तक। हथियार उठाया, कानून पर भरोसा, लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा, इस पर भरोसा था ना, हथियार उठाया? नहीं उठाया ना। आतंक के खिलाफ लड़ाई में हथियार उठाने की बात हो रही है यहाँ पर, आतंक के लिए हथियार उठाने की बात नहीं हो रही है। पंडित जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा जर्नल से बात। जल्दी से पंडित जी जवाब दे दीजिए आप। सुशील पंडित, मुझे बात करने का आपने सवाल पूछा, आपने 2 मिनट बोला है, आपके जवाब वो देंगे सुशील पंडित एक करके। पीडीपी के प्रवक्ता आए हैं ना, हाँ, पीडीपी के जो प्रवक्ता आए हैं, इनसे पूछिए कि इनकी आका बुरहान वानी के घर किस बात का मुआवजा देने गई थी। जिहादियों को पालने के लिए इन्होंने जो पत्थरबाजों को रिलेशनशिप मैनेजर हायर किया, 400 रिलेशनशिप मैनेजर हायर किए, 400 पत्थरबाज जेएनके बैंक में। ये किस जिहाद की पुष्टपनाही के लिए किए गए हैं? और जो इन्होंने सेना के अफसरों पर एफआईआर की, जबकि वो अपने साथियों को बचाने के लिए तत्पर थे, वो किस आतंक की पुष्पनाही के लिए की? जो इन्होंने अहले हदीस को श्रीनगर के अंदर 3 प्राइम प्लॉट्स ऑफर किए कि बताइए इनमें से कौन सा आपको सबसे ज्यादा पसंद है अपने मस्जिद मदरसे के लिए। उस अहले हदीस को जो लश्कर तैयबा की मां है, ये किस जिहाद को सपोर्ट करने के लिए, उसके समर्थन के लिए किए गए? तो महबूबा मुफ्ती का और उसके मरहूम वालिद का,
जिसके चैनल्स पे जो आके बात गृह करते मंत्री हैं, रहते क्या हुए जम्मू के कश्मीर अहले से नीति आपके 5 लाख हिंदुओं की जलावतनी को खोते हुए देखता रहा। ये इनका इतिहास है। खुद महबूबा मुफ्ती को स्टेज पर चढ़ने से रोक दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, क्योंकि वो हिजबुल मुजाहिदीन के साथ थी। ये इनका इतिहास है। और आतंकवादियों से लड़ेंगे, बुरहान वानी को आतंकी नहीं बताएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जनरल सिवाज आपसे शुरू करूंगा। छोटा सा ब्रेक की मजबूरी है पंडित जी, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आ रहा हूं। माजिद भाई आऊंगा, प्रेम शुक्ला भी हैं और जनरल सिवाज भी हैं आज हमारे साथ। एक ब्रेक के बाद जनरल सिवाज आपसे शुरू करूंगा। छोटा सा ब्रेक। पंजाब के लुधियाना में गैंग वॉर में एक आदमी को गोली मारकर हत्या की गई। वारदात को अंजाम देकर फरार हुए कार सवार आरोपी पुरानी रंजिश में हत्या। अरश डल्ला ने हत्या की जिम्मेदारी ली। मध्य प्रदेश के खरगोन में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई इलाकों से 14 अवैध देसी पिस्तौल बरामद की। इस दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। कर्नाटक के बेलगाम में बेकाबू गाड़ी पेड़ से टकरा गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, 16 लोगों के घायल होने की खबर है। सभी लोग मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। महाराष्ट्र के ठाणे में दर्दनाक जनता निडर, नेताओं में क्यों डर? मतलब अब हुआ यह है कि विलेज डिफेंस कमेटी के लोगों को, आम लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है आतंकवादियों से आतंक के खिलाफ लड़ाई में। ये एक तरीके की बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। वैसे पहले भी इस तरह के हथियार दिए गए थे लेकिन वापस ले लिए गए थे। अब जो है बताया गया कि लाइसेंस मांगे गए हैं लोगों को वहां पर आतंकवाद से लड़ने के लिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ने के लिए आम लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। उसी को लेकर हम डिबेट कर रहे हैं। अब मेरे साथ माजिद हैदरी हैं, कश्मीर की आवाज है माजिद हैदरी, और साथ ही मेरे साथ पीडीपी के प्रवक्ता हैं ताहिर सईद, सुशील पंडित जी हैं, प्रेम शुक्ला है, लेकिन जनरल सिवाज अब आप बोलिए। आ रहा हूं पंडित जी, एक मिनट आ रहा हूं, सुशील जी एक मिनट, लेकिन जनरल सिवाज अब तक बोल ही नहीं पाए। जनरल सिवाज, सेना की तैनाती से प्रॉब्लम क्यों और किसको? देखो, प्रॉब्लम तो सेना की तैनाती से आतंकवादियों को होगी, क्योंकि आतंकवाद का सफाया करना ही अब एम है। अगर आप कश्मीर घाटी में देखें, अभी जब से आर्टिकल 370 35 एब्रोगेट हुआ है, करीब 100 के करीब आतंकवादी रह गए, बाकी सभी आतंकवादियों का सफाया होगा। पूरी लीडरशिप लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की साफ है। ये पुंछ रजौरी का जो इलाका है, यहाँ पर मैं ब्रिगेड कमांड कर चुका हूं। मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर 8-10 साल से बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट हो गया था। यूं तो जब ये बर्फ पड़ जाती है कश्मीर घाटी के अंदर, उस समय इन्फिल्ट्रेशन पुंछ रजौरी के जो छोटी पहाड़ियां वहां से होती है, मगर यहाँ पर ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, ये कश्मीर घाटी तरफ जाते। जो अब इन्होंने कार्रवाई की है, टारगेट किलिंग, इनका 2 मकसद है। एक तो ये इनको पता है इलेक्शन होने वाले हैं मई जून के अंदर, वो एक कॉमनल डिसहार्मनी लाना चाहते हैं। दूसरा, ये G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास आई है और भारत ने मीटिंग कराने की क्रिया जम्मू में भी, श्रीनगर में भी और लद्दाख में भी, ये दिखाने के लिए कि किस प्रकार से भारत एक पूरा का पूरा डेवलप हो चुका है। तो ये इनके लाइकिंग नहीं है। ये टारगेट किलिंग जो की है, ये एक शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि यहाँ की क्या हुआ था, जब इलेक्शन हुए थे नीचे, तो कुछ एक सिक्योरिटी फोर्सेज पुंछ रजौरी से निकाल दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट 0 टेररिज्म के इंसिडेंट हो रहे थे। मगर अब जिस प्रकार से टारगेट किलिंग हुई है, तो जरूरी है कि जो पैरामिलिट्री सीआरपीएफ है उसको दोबारा लाया जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए। मैं ये भी बताऊंगा, मैं खुद सीआरपीएफ की 18 विलेज डिफेंस कमेटी में, सीआरपीएफ की 18 कंपनियों की अतिरिक्त तैनाती, और बहुत खबर ये है सीआरपीएफ की 18 कंपनियों की अतिरिक्त तैनाती। और यह भी है कि फौज की बढ़ाई भी जा सकती है। जगह जगह इस वक्त सर्च ऑपरेशन और आतंकवादियों के सर परिणाम और ये सारी चीजें इस वक्त भी चल रही है, और आम लोगों को हथियार भी देने की बात की जा रही है। बहुत जरूरी है। सुशील पंडित बोलिए। सुशील पंडित, उसके बाद मैं प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं, ताहिर सैयद आ रहा हूं, माजिद हैदरी आ रहा हूं। बोलिए आप सुशील पंडित, बोलिए। अमन जी, मैं आपके माध्यम से पूरे देश को यह जानकारी देना चाहता हूं कि 2017-18 में जब कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पालकी ढो रही थी भाजपा, तब इन वीडीसीज को निहत्था कर दिया गया, उनसे हथियार छीन लिए गए। आज उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। गांव गांव में हिंदू अब सुरक्षित नहीं है, राजौरी, पुंछ के और डोडा के। अगर उस समय निहत्था नहीं किया गया होता, इनसे हथियार नहीं छीन लिए गए होते, तो इन जिहादियों की हिम्मत नहीं पड़ती इन गांवों का मुंह करने की उस समय। और ये
10-15 साल उनको हथियार देने के बाद आज से 4 साल पहले निहत्था किया गया। महबूबा मुफ्ती और भाजपा के गठबंधन की बहुत बड़ी कीमत देश तब से चुका रहा है, आज भी चुका रहा है, इन निरपराध जीवों की इन हत्याओं के माध्यम से, इनकी जान में अमानत में खयानत होने के माध्यम से। इसका जवाब कौन देगा? बताइए प्रेम शुक्ला जी, उनका विश्वास कैसे जीता जाएगा? आप फिर से उन्हें हथियार देने जाएंगे? बताइए शुक्ला जी, आप ही की सरकार थी, तब इनसे हथियार लिए गए थे, वीडीसीज, विलेज डिफेंस कमेटी। ये महबूबा सरकार की बहुत सी गलतियां थी, इसलिए तो हमने उसको जो है उससे समर्थन वापस लिया और सरकार गिराकर वहां अनुच्छेद 370 में संशोधन किया और उसी का परिणाम है कि महबूबा बीजेपी सरकार ना, आपकी भी तो सरकार थी ना, आप सरकार में थे ना। जो है हम निर्दोष नागरिकों को जो है रक्षा का समस्त कवच प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। महबूबा सरकार क्या भाई, इस पाप में भागीदारी तो आपकी भी थी, इसलिए तो इसको पाप ही कहूंगा। इस पाप में भागीदारी आपकी भी थी, आपकी सरकार थी। हमने महबूबा देखिए, जब कोई पुण्य के भागीदार हम हैं, तो अगर किसी की सरकार की स्थापना की संवैधानिक आवश्यकता के कारण किसी ने दुरुपयोग किया है, तो निश्चित तौर पर उसके दोष के भागीदार हम हैं। अच्छा, अब उस दोष से मुक्ति अब मैं के लिए सवाल पर आता हूं। उस सरकार को गिराया, जो ताहिर सैयद पूछ रहे हैं और जो माजिद हैदरी, जो महबूबा मुफ्ती पूछ रही है कि हथियार थमाने से आप भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, कोट अनकोट स्टेटमेंट है ये उनका। मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसमें भाई कौन है। भाई को भाई से लड़ा रहे हैं वीडीसीज में, इन लोगों को, आम लोगों को हथियार देकर भाई से भाई को लड़ा रहे हैं और जंगी माहौल तैयार कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला, उसके बाद मैं माजिद हैदरी और ताहिर सैयद आऊंगा। बताइए आप प्रेम शुक्ला, भाई से भाई को लड़ा रहे हैं। भाई से भाई को उन लोगों ने लड़ाया जिन लोगों ने हिजबुल मुजाहिदीन को समर्थन देकर, रुबैया सईद के अपहर्ताओं को समर्थन देकर, आतंकवाद को समर्थन देकर, आतंकवादियों दंगाइयों को सरकारी नौकरियों में शामिल करने का जिन लोगों ने कुकृत्य किया, उनको तो आज भी यही लगता है कि ऐसे आतंकवादियों के पोषण के अतिरिक्त जो है कोई नीति होनी ही नहीं चाहिए। जैसे ही आतंकवादियों के विरोध में सख्त कदम उठाए जाते हैं, तो जो आतंकवादियों के इकोसिस्टम के जो गायक हैं वो अपना गीत लेकर उतर पड़ते हैं। ठीक है, आपकी बात आपने कहा, देखिए उनका पूरा राजनीतिक जनरल सिवाच ने भी यही कहा, जनरल सिवाच ने भी यही कहा। ताहिर सैयद, मैं आपके पास आ रहा हूं। ताहिर सैयद, सेना की तैनाती, अतिरिक्त तैनाती से और आम लोगों को हथियार थमाने से किसको डर लगेगा? आतंकवादियों को, मतलब और किसको डर लगेगा? इसमें जो स्टेटमेंट है ताहिर सैयद महबूबा मुफ्ती का कि भाई को भाई से लड़ा रहे हैं आम लोगों को हथियार देकर, इसमें भाई कौन है? ये तो आतंकवादियों के खिलाफ है ना, इसमें भाई कौन है? भाई को भाई से कैसे, मतलब अगर समझा दें। ये अमन भाई को ताहिर भाई के से ये अमन भाई को ताहिर भाई से लड़ा रहे हैं। आपके और मेरे में से कोई आतंकवादी है क्या? आप मुझे बात करने का, आपके और मेरे में से कोई आतंकवादी है क्या ताहिर? नहीं, आप मुझे नहीं, देखिए यहाँ वहां फिर कोई आतंकवादियों से नहीं लड़ता है। शायद आपको मालूम नहीं है कि वीडीसी का कितना मिसयूज हुआ। वीडीसी को डिसबैंड क्यों करना पड़ा था? आपको सहानुभूति है आतंकवादियों से क्या? नहीं, मेरी बात सुनिए। अगर वीडीसी से आतंकवाद का खात्मा हुआ होता तो फिर सुरनकोट जैसे वाकयात, फिर जो राजौरी में जो इससे पहले जो किलिंग्स हुई, वीडीसी के होते हुए जो चनाब वैली में किलिंग्स हुई, फिर वो नहीं होती। अच्छा, तो नहीं, फिर वो किलिंग्स का बंद हुई होती। आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। एक मिनट रुकिए ना ताहिर, मैं इसी पर रहना चाहता हूं। हो सकता है मुझे हो सकता है ताहिर आप ही बोलिए, आप ही के पास ताहिर आप ही बोलिए, आप ही के पास आ रहा हूं। मेरा सवाल है, मैं समझना चाह रहा हूं। जितने लोग इस वक्त देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं, खबर ये है विलेज डिफेंस कमेटी के तहत लोगों को हथियार दिए जा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। अब उसमें आतंकवाद से लड़ने के लिए हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। ताहिर सैयद, इसमें भाई को भाई से लड़ाना कैसे हुआ? इसमें भाई कौन है? आतंकवादी भाई थोड़ी ना है, मरेंगे आतंकवादी। अमन भाई, मैंने आपके इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया। नहीं, मुझे चाहिए, मैं नहीं समझ पाया, मुझे फिर से समझाइए। इतिहास देख लीजिए, आप ये देख लीजिए कि वीडीसीज का किस तरह से राजौरी पुंछ में, चनाब वैली में उसका दुरुपयोग हुआ, किस तरह से उसका मिसयूज हुआ। क्यों सरकार ने बाद में यह फैसला लिया कि इनको डिसबैंड किया जाए? नंबर 1। नंबर 2, ना क्या मिसयूज हुआ, बताइए ना ताहिर, बताइए क्या मिसयूज हुआ?
क्या मिसयूज हुआ बताइए, आप मुझे समझाइए। बात करने का मौका दीजिए। आप तो मुझे बात करने का मौका नहीं दे रहे, तो मैं कहाँ अपने नहीं, समझाइए समझाइए कैसे मिसयूज हुआ। देश में मैंने आपको कहा वीडीसीज का इतिहास उठाकर देख लीजिए कि किस तरह से इनोसेंट्स की किलिंग्स हुई, किस तरह से लोकल इश्यूज को लेकर वहां पर किलिंग्स हुई, किस तरह से लोकल इश्यूज को लेकर इन बंदूकों का इस्तेमाल किया गया। आप देख लीजिए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। अच्छा, सरकार ने किस तरह से, आप आतंकवादियों को इनोसेंट मान रहे हैं? कौन मरा बताइए ना, कोई मासूम मर गया बताइए ना, एक उदाहरण दे दीजिए मेरे को, एक उदाहरण। मैं आपसे कहता हूं कि वीडीसीज का इतिहास, अरे आपने तो उठाया होगा ना, मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए। एक नाम बता दीजिए इसमें कोई इनोसेंट किलिंग हुई है वीडीसीज द्वारा, एक नाम। आप देखिए, आप पूरी तरह से वीडीसीज का इतिहास उठाकर देख लीजिए कि रजौरी, पुंछ में, डोडा, किश्तवाड़ में किस तरह से वीडीसीज ने बंदूक का गलत इस्तेमाल किया, किस तरह क्रिमिनल जो लोग हैं, एक एग्जांपल रखने वाले लोग, एक एग्जांपल कि अमन भाई ये मासूम था, ये आतंकवादी नहीं था जिसको मार दिया गया, एक एग्जांपल। को सेटल करने के लिए, उन गोल्स को सेटल करने के लिए आम लोगों को मारा गया। क्योंकि देखिए, सरकार ने वीडीसीज को डिसआर्म करने, उनको डिसबैंड करने का फैसला क्यों लिया? फैसला इसीलिए लिया क्योंकि इन्होंने मिसयूज किया, वहां लोकली इसका मिसयूज हो गया, लोकली इन्होंने लोकल इश्यूज को लेकर इन्होंने बंदूकें चलानी शुरू की, आम लोगों को वहां पर सताना शुरू किया। इसी वजह से, क्योंकि देख लीजिए, बंदूक जो है, बंदूक आप एक डिसिप्लिनड फोर्सेस के हाथ में देते, देखिए इसके पास एक अकाउंटेबिलिटी होती है। आप अमन भाई बात सुन लीजिए। आप आतंकवादियों से सहानुभूति क्यों है भाई? मरेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है? मैं आम लोग, अच्छा आप चाहते हैं कि आम लोग मर जाएं? मैं आतंकवादी, आपको आतंकवादी आम लोग क्यों नजर आते हैं? बुरहान वाली भी बेचारा आम लोग था। मैं आतंकवादी मरेंगे, आतंकियों के खिलाफ है ताहिरी। आतंकवादियों को मारने का काम सिक्योरिटी फोर्सेस का है, और ऑलरेडी 6 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस है। अगर 6 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस, जो जनरल साहब कह रहे थे, दावा कर रहे थे कि 100 मिलिटेंट टोटल हैं, अगर 6 लाख फोर्सेस 100 मिलिटेंट्स को नहीं मार सकते हैं, तो क्या आप अपनी फोर्सेस पे सवाल उठा रहे हैं? क्या आप उनकी कैपेबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं? ऑलरेडी आपके पास यहां पर 6 लाख फोर्सेस हैं जम्मू कश्मीर में, यहां छावनियां की छावनियां बनी हुई हैं। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस 100 लोगों के खिलाफ नहीं लड़ पा रही हैं, तो फिर आप मुझे बताइए, फिर उनका क्या काम है? फिर वो देश की सुरक्षा कैसे कर रहे हैं? क्या ये जो हरकतें कर रहे हैं आप, क्या आप देश की सेना पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। सुशील पंडित, सबसे बड़ा सवाल। फिर माजिद हैदी आ रहा हूं। पहला सवाल जो ताहिर सैयद ने पूछा, जब ऑलरेडी इतनी सिक्योरिटी है, सेना है, 6 से 7 लाख है, तो फिर और जब उनसे नहीं संभल रहा, मतलब उनके रहते भी हिंदू सुरक्षा इतनी 36 घंटे में 6 मार दिए, तो फिर बॉर्डर बढ़ाने से क्या हो जाएगा? ये सवाल है उनका, ताहिर सैयद का। और मिसयूज, एक मिनट, और वो सवाल मिसयूज वाला, वीडीसी को हथियार देने का मिसयूज, आम लोग मारे गए, 2 सवाल है। अमन भाई, इनसे पूछ लीजिए कि ये 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, कभी 10 लाख, ये इन्होंने गिने हैं क्या जाके? ये पाकिस्तान का मुतालबा है, ये उन लोगों का नैरेटिव है कि इतनी सारी लाखों फौज कश्मीर घाटी में पड़ी हुई। ऐसा नहीं है, हमारी कुल फौज 12 लाख है, और हमारे पास पूरा का पूरा बॉर्डर है चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ। केवल कश्मीर में अगर 7 लाख रख देंगे तो बाकियों का क्या करेंगे? बाकी जगह का ये एक सामान्य बुद्धि का प्रश्न है, जो इनके पास वो सामान्य बुद्धि नहीं है, तो इसलिए इसमें बहस में जाने का कोई फायदा नहीं। रही बात कि अगर लाख, 2 लाख, 3 लाख की भी फौज है, तो 100, 200, 250 आतंकवादियों के ऊपर क्यों नहीं काबू पा सकते? क्योंकि 100, 200, 250 आतंकवादियों को इनके घरों में, इनके मोहल्लों में, इनके मस्जिदों और मदरसों में पनाह मिलती है। वो आम आदमी की तरह घूमते हैं, जेब में पिस्तौल रख के कहीं भी आ जा सकते हैं। जब इनकी शिनाख्त करी जाए तो कहते हैं कि हमारे इज्जत पर हतक हमला हो गया, हमसे शिनाख्त कार्ड पूछा गया, हमसे ड्रॉप गेट के ऊपर चेकिंग की गई, ये ताहिर आपके साथ है और माजिद हैदरी आपके साथ है, घर में घुसकर मारिए, ये साथ हैं दोनों, मारिए घर में घुसकर। नहीं, और ये रास्ते में आते हैं तो हमारी जामा तलाशी मत जो भी हमारा आपके साथ है भाई, मत पूछिए भाई। माजिद हैदरी और ताहिर सैयद आतंक के खिलाफ लड़ाई में आपके साथ है, हम ह्यूमिलिएट हो जाते हैं। घर में घुसकर मारिए ना भाई, किसने हाथ रोका है? हतक पर हाथ पड़ता है अगर इनकी तलाशी ली जाए, इनका आइडेंटिटी कार्ड पूछा जाए। मुझे भी 30 तो सेकंड दे सरकार ने आ रहा हूं माजिद, आ रहा हूं। इनके आने जाने में ये कहीं भी घुस के मार देते हैं। बताइए माजिद।
चुन चुन कर मारे ना, फिर घर में घुस घुस कर सेना अमन परेशान कर रखा है आप लोगों को आतंकवादियों ने। कह रहे हैं बिल्कुल सही। देखिए अमन भाई, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात भी अब सुन लीजिए। 30 सेकंड में बात अपनी पूरी करूंगा। 1 मिनट ले लीजिए। कि बंदर के हाथ में उस्तरा हो, बंदर के हाथ में उस्तरा हो या माननीय सुशील पंडित जी के हाथ में बंदूक या माइक हो, उससे अंजाम क्या होगा वो आज हमने इस मंच पे देखा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप वीडीसी नहीं बना रहे हैं। आप इस देश में हर दूसरे नागरिक को कर्नल पुरोहित, असीमानंद या नथुराम गोडसे बनाने की साजिश है। ये जम्मू में राजौरी में गोडसे बनाए जाएंगे, स्वामी असीमानंद बनाया जाएगा, कर्नल पुरोहित बनाया जाएगा। अच्छा, ये वो साजिश है, ये बड़ा क्रिमिनल साजिश है। और ये अच्छा एक काम करते हैं, मैं एक आपसे सवाल पूछता हूं माजिद, एक सवाल पूछता हूं मैं आज आपसे। आपने ये कुछ जो भी नाम लिए, अमन भाई ये कैसी चौकीदारी है देश में? रुकिए, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित का नाम आपने लिया, रुखसाना खोसर बनाया जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित आपने जो नाम लिए, स्वामी असीमानंद, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, चक्र दिया था। मैं एक सवाल पूछता हूं माजिद हैदरी, मरने वालों का धर्म जो है वहां पर मुसलमान भी मर रहे हैं, सही बात है, हिंदू भी मर रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा सिर्फ हिंदू मर रहे हैं, मुसलमान भी मर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। मुझे एक नाम बताइएगा किसी हिंदू टेररिस्ट ने किसी मुसलमान को कश्मीर में मारा हो, एक नाम, किसी हिंदू टेररिस्ट ने कश्मीर में, किसी हिंदू ने, एक नाम। देखिए जरूरी ना कश्मीर में बेचारे पहलू खान को किसने मारा, तबरेज अंसारी को किसने मारा, मोहम्मद सवाल का जवाब मारा, आप मुझे बताइए। मैं आपको 10 नाम गिनाऊंगा, मुझे एक नाम बता दीजिए को किसने मारा, एक नाम बता दीजिए किसी हिंदू ने मुसलमान को कश्मीर में मारा हो, एक नाम। देखिए कश्मीर में भी, कश्मीर में आतंकवाद है ही नहीं ना, फिर यही खुल गई ना, चैप्टर क्लोज हो गया। अब मैं आपको 10 नाम गिना दूं जिन्होंने पूरे देश का हिंदुओं को मारा। पीलू खान आतंकवाद का धर्म मारा गया, तबरेज अंसारी कश्मीर में नहीं गया मारा गया, मोहम्मद अफरोजुल नहीं मारा गया, तबरेज अंसारी नहीं मारा गया, ये तो सारे देश भर में मारे गए ना। और जो कार सेवक बन के गए थे उस टाइम 1991 में बाबरी मस्जिद, वो कौन थे? मेरे लिए तो वो भी आतंकी थे, मेरे लिए सब आतंकी थे। विवादित ढांचा था वो, चलिए विवादित ढांचा मत कहिए, बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा क्या, आतंकी थे, सबके सब आतंकी थे। हाँ पता है, बुरहान वानी आतंकवादी था नहीं था, रिपोर्ट देखिए ना, बुरहान वानी आतंकवादी था नहीं था। देखिए मेरी नजर में जो कोई जस्टिस लिबरहान कमीशन ने लिखा था बाबरी मस्जिद, बुरहान वानी आतंकवादी था या नहीं था? वो आतंकी नहीं दिखते? बुरहान वानी आतंकवादी था या नहीं था? देखें बुरहान वानी, आपको केवल कश्मीर में आतंकी, बुरहान वानी, बाकी आतंकी, बुरहान वानी में आतंकवाद नजर नहीं आता, आतंकवाद पर लेक्चर देते हैं लोग बैठ कर यहाँ पर। जो बुरहान वानी आतंकवादी था या नहीं था? पठान को डरा रहे वो भी आतंकी। बुरहान वानी, मन्नान वानी, ये लोग आतंकवादी थे या नहीं थे? अरे हाफिज सईद आतंकवादी है, जो महिला को बिकनी पहनने से रोके वो भी आतंकी है। ओहो, हाफिज सईद आतंकवादी है। जो महिला को बिकनी पहनने से रोके वो भी आतंकी है। जो पिक्चर के नाम पे जनता को डराए वो भी आतंकी है। जो पठान देखने से रोके वो भी। आ रहा हूं ताहिर सईद, आ रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए। माजिद हैदरी, मुझे मजबूरी हो सकती है, आप बुरहान वानी को आतंकवादी नहीं बोलेंगे, हाफिज सईद को आतंकवादी मानते हैं? हाफिज सईद नाम ले रहा हूं, हाफिज सईद आतंकवादी? मैं तो सबों को आतंकी कह रहा हूं। हाफिज सईद को आतंकवादी बोलेंगे? हाँ मैं हाँ मिला रहा हूं, मैं कह रहा हूं सिर्फ हाफिज सईद को आतंकवादी बोलेंगे? भाई सिर्फ लादेन आतंकवादी था? अरे बिल्कुल, लादेन भी आपका पूजनीय था, बिल्कुल क्यों नहीं कहूंगा, दूत था, जो कोई आपने हाफिज भाई जो आपने नाम लिया सब आतंकी थे, लेकिन वो भी आतंकी हैं जो पहनने पे महिला को डराएं। उन आतंकियों की बात कीजिए, बजरंग दल के आतंकियों की बात कीजिए, क्यों नहीं? वो भी, और बजरंग दल वाले भी जिनने दीपिका पादुकोण को डराया, जो पठान के पोस्टर फाड़ते हैं वो भी आतंकी है। आतंक के काफी अवतार होते हैं। सुशील पंडित, ये जो आप कह रहे हैं ना माजिद, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बजरंग दल, ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं ना, मुझे एक नाम बता दीजिए किसी एक हिंदू ने कश्मीर में एक मुसलमान को मारा हो, एक नाम। किसी कश्मीरी पंडित ने हथियार उठा लिया और मुसलमान को मार दिया, एक नाम बता दीजिए मेरे को। नाम बता देखें, अखंड भारत, मैं तो एक भारत एक विधान एक निशान एक प्रधान की बात करता हूं, मैं पूरे भारतवर्ष की बात हो गया, मिल गया जवाब, की बात नहीं करता। बस करते हैं, मेरे भारत में मरा तबरेज अंसारी, मेरे भारत में मरा पीलू खान, मेरे भारत में मरा तबरेज अंसारी। 36 घंटे में 6 मार दिया आपके शांति दूतों ने, 36 घंटे में 6 हिंदू मार दिए, 36 घंटे में 6 हिंदू। और मेरे क्या, और यहाँ पर सेना की तैनाती, अतिरिक्त तैनाती हो रही है, आपके पेट में दर्द हो रहा है। बोलिए अब आप, सुशील पंडित। मेरे पेट में दर्द इसलिए क्योंकि मेरी सरकार हमें चौकीदारी नहीं कर रही। अमन जी देखिए, आप साफ देख लीजिए, जिहादी प्रवक्ताओं के लिए पोस्टर फाड़ने वाला और किसी का सीना चाक करने वाला दोनों आतंकवादी हैं। अगर फिल्म का पोस्टर फाड़ दे वो भी आतंकवादी है, और कहीं सीने पे 6 गोली उतार दे, 4 साल के बच्चे को आईईडी से उड़ा दे, वो बराबर के आतंकवादी हैं। ये जिहादी प्रवक्ताओं की मुनाफकत है, पाखंड है। आप इनसे अपने सवालों के जवाब नहीं ले पाएंगे। ये आपसे उल्टे
ऐसे सवाल करेंगे बेसिर पैर के कि आपका शो और उसका वक्त खराब होगा। मैं भी इनसे सवाल इसलिए पूछ रहा था, ये मेरे से कह रहे थे कि हमें भी बंदूक दे दो, ये कह रहे थे हमें भी बंदूक थमा दो, इसलिए मैं पूछ रहा था इनको बंदूक चाहिए किससे लड़ने के लिए, आतंकवादियों से या सेना से, इसलिए मैं पूछ रहा था। ये बंदूक की नली एंड मोमेंट पे घुमा देंगे, इनका कुछ नहीं पता, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा था ना। ये वो आतंकवाद बोल ही नहीं रहा, आतंकवादियों को चुन चुन कर मारो। यहाँ भारतीय बुलाया या आतंकी बुलाया? तो बोलिए फिर, आतंकवादियों को चुन चुन कर मारने का टाइम आ गया, बोलिए। भारतीय बुलाया आतंक, माजिद बोल दीजिए ना मेरे साथ, बोलिए ना। नहीं देखिए उसका फैसला, माजिद बोलिए ना। देखे कानून हर आतंकी को सजा दे और मृत्यु दंड दे। अरे कानून नहीं देगा, बंदूक नहीं देगी, कानून देगा, फांसी देगी। मैं संविधान मानता हूँ, मैं संविधान का आदर करता हूँ, मैं गोडसे की विचारधारा पे लानत भेजता हूँ। आतंकवादी बड़ा संविधान का सम्मान करते हैं। अरे आतंकवादियों के भी मानवाधिकार होते हैं। बड़ा दिल पसीज रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है आतंकवादियों के लिए, बड़ा दिल पसीज रहा है। संविधान, आतंकवादियों के लिए संविधान, आतंकवादियों के मानवाधिकार। सर जो बंदूक उठाएगा सीधा ऊपर जाएगा, बता दीजिएगा जिसको बचाना है। लानत है सब आतंकियों पर, गोडसे को लेके पहला आतंकी लानत है गोडसे पर और बाकी आतंकियों पर लानत है। लानत भेजता हूं मैं नथुराम गोडसे फोबिया हो रखा है। कश्मीर में थोड़ी ना गोडसे, कश्मीर में कौन है कश्मीर में जिसने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करी थी ना, वो था पहला आतंकवादी। जानते कौन था जिसने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करी थी ना, वो था पहला आतंकवादी। और ये सारे कश्मीर में वही भरे पड़े हैं। जो बंदूक उठाएगा सीधा ऊपर जाएगा, वही बात हो रही है। इसलिए यहाँ पर सेना की अतिरिक्त तैनाती की बात हो रही है। प्रेम शुक्ला जनरल सेवा, लेकिन पहले आप पंडित जी आप कंप्लीट कर लीजिए, मैंने बीच में टोक दिया था। पंडित जी आप कंप्लीट कर लीजिए, सुशील पंडित कंप्लीट कर लीजिए आप। नहीं, मेरा कुल मिला के जो इसका रद्द अमल है वो ये है कि कश्मीर में जो विक्टिम्स हैं, जो वहां पर नस्लकुशी के, नरसंहार के पीड़ित हैं, हथियार उन्हें देने हैं, सुरक्षा उन्हें देनी है, ना कि उनको जो पाखंड करते हैं राष्ट्रभक्ति का और पैरवी करते हैं जिहाद की। ये जिहादी हैं, सिर से पांव तक जिहादी हैं और इन्होंने जिहाद को मेन स्ट्रीम कर दिया है। जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं और उनके प्रवक्ता हैं, ये जिहाद की मेन स्ट्रीमिंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये उनके औजार हैं। उनकी पैरवी करने वाले, उनके पक्ष में नीतियां बनाने वाले, निर्णय लेने वाले लोग हैं। तो शुक्ला जी फिर इन लोगों से पूछ के कश्मीर की नीति नहीं चलेगी। जो सुशील पंडित कह रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी, जब तक नजरबंद थे संभवतः तब तक थोड़ी शांति थी, खुला छोड़ दिया, देखिए क्या हाल हो रहा है। नजरबंद किया था ना आपने सबको घर में, शायद नजरबंद किया था ना 370 के, सब नजरबंद थे तब तक, हाउस अरेस्ट थे तब तक, सब सही चल रहा था। फिर दिल्ली बुलाया, मुलाकात की, वहां दिल्ली भी बुलाया था, मैं भी गया था कवर करने, दिल्ली बुलाया गया था बल्कि उनको, फिर मुलाकात की थी। नतीजा देख लीजिए, किस पर भरोसा कर रहे हैं शुक्ला जी? नहीं, निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। राजनीतिक प्रक्रिया है वो होती रहेगी, लेकिन अगर कोई आतंकवाद के नंगा नाच के समर्थन में अगर वो किसी भी तरह का काग गान करेगा तो उसका किसी प्रकार का जो है उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। जम्मू एवं कश्मीर के निर्दोष नागरिकों की रक्षा के लिए जो आवश्यक होगा वो सरकार सुनिश्चित करेगी। महबूबा मुफ्ती की जितना भी जिहादियों के पक्ष में उनको कर पा रहे हैं आप, उनको जो है विलाप करना हो, कर पा रहे हैं करने के लिए मुक्त है। प्रेम शुक्ला, कर पा रहे हैं आप सुरक्षा? निश्चित तौर पर आतंकवाद को यथासंभव नियंत्रण किया है, इसलिए टारगेटेड किलिंग पर है। उस पर भी हम नियंत्रण करेंगे और टारगेटेड किलिंग वालों को टारगेटेड करके मार रहे हैं हम। एकदम आतंकवादी को जो है ढूंढ कर चुन चुन कर आपने आप तक खबर पहुंची, उसकी मान में घुसकर मार रहे हैं और मारेंगे। आप तक खबर पहुंची होगी 36 घंटे में 6 हिंदू मारे गए हैं। पहले घर में घुसकर 3 घरों में, 3 हिंदू घरों में घुसकर फायरिंग की, 4 मारे। फिर उनमें से फिर अगले दिन उनमें से एक घर के सामने आईडी ब्लास्ट हुआ, 2 बच्चे बच गए थे पहले वाले दिन, उन 2 बच्चों को मारा। 36 घंटे में 6 हिंदू मारे और आप कह रहे हैं हम सुरक्षा दे पा रहे हैं। हिंदू होने की कीमत आज भी चुकानी पड़ रही है ना कश्मीर में, तो फिर क्या फायदा 370 हट गया, इस हट गया, वो हट गया, सब हो गया। सुरक्षा दे पा रहे हैं आप? देखिए 90% नियंत्रण हो गया, 10% के खिलाफ युद्ध जारी है। अगर 10% में निश्चित तौर पर एक भी नागरिक की हमारे यहाँ प्राण जाता है, वह हमारे लिए विफलता है, स्टेट की विफलता है। लेकिन उस विफलता के जो कारक हैं उनको ढूंढ कर मारना, उनको नष्ट करना, न्यूट्रलाइज करना, उसके इकोसिस्टम को खत्म करना, यह करने में भी हम सफल रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध के दौर में है
ठीक है। और हम आतंकवाद का समूल माजिद नाश हैदरी, करके ही जो प्रेम शुक्ला शांत कह रहे हैं, बैठेंगे, ये तय है। जिन्होंने 36 घंटे में 6 हिंदुओं को मारा, उनको ढूंढ ढूंढ कर मारना चाहिए, बस ये कह दीजिए। ढूंढ ढूंढ कर घरों में घुस घुस कर मारना चाहिए सबको। अमन भाई, पहले मेरे 4 हिंदू भाई मारे गए, आपने बिल्कुल सही कहा, और दूसरे दिन सुबह 2 मारे गए, क्योंकि हमारे सरकार जो है वो ऐसी सोई हुई थी कि उनने वहां सैनिटाइज भी नहीं किया कि ये बेचारे मारे कैसे गए। तो इसके बजाय कि आप सवाल सरकार से करें, आप बेचारी महबूबा मुफ्ती साहिबा से पूछेंगे, डॉक्टर फारूक साहब से पूछेंगे, या मेरे जैसे बेचारे इस देश के राष्ट्रवादी मुसलमान से पूछेंगे। सरकार से तो आप कभी सवाल नहीं पूछेंगे। पूछना है अगर आप, तो सवाल सरकार से पूछिए। सुरक्षा ना कश्मीर में है, ना जम्मू में, ना दिल्ली में है, जहां हमारी माएं बहनें सड़क की गाड़ियों के नीचे कुचली जाती हैं, और आप यहां पे हमें बताएंगे, आप हमें राष्ट्रवाद का ज्ञान देंगे? सवाल आप पूछिए सरकार से, हमसे नहीं। जिन्होंने हिंदुओं को मारा, उनको ढूंढ ढूंढ कर सेना मारे, घरों में घुसकर मारे, ठीक, यही बोल दीजिए। आपके क्या सगे लगे हैं क्या? वो एक बोल उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं। इस देश का संविधान इजाजत दे, नहीं बोलते इस देश का संविधान इजाजत दे हर आतंकी को मारने का। ये आपके क्या सगे लगे हैं? मैं क्या कानून हाथ में लेने की बात नहीं आपके सगे लगे हैं क्या? कानून हाथ में, उनके लॉयर हैं क्या? आतंकवादियों के लॉयर हैं क्या आप? मेरे लिए बीआर अम्बेडकर आतंकवादियों के बहुत वकील सगे हैं, हैं क्या? मेरे लिए बीआर अम्बेडकर बहुत सगे हैं। घर में घुसकर मेरे लिए मारे बीआर सेना, अम्बेडकर ये बहुत बोलने सगे में हैं। आपको मैं प्रॉब्लम हो संविधान रही के है? खिलाफ बात नहीं सुनता। आपके सगे हैं क्या? मैं कोई संविधान लॉयर के हैं क्या? खिलाफ आप बात उनके नहीं आतंकवादियों के सुनूंगा। वकील हैं क्या? मैं बीआर अम्बेडकर कानून के का साथ पालन हूं। होना चाहिए। मैं बीआर अम्बेडकर के साथ हूं, मैं बीआर अम्बेडकर के साथ हूं। कानून के खिलाफ बात नहीं सुनूंगा, अच्छा, ना उसका आतंकियों को समर्थन मारने की करूंगा। बात आ गई तो अम्बेडकर संविधान डंके की आपको याद चोट पे आएगा। कहता हूं, बिल्कुल आएगा। मैं आदर करता हूं संविधान का, संविधान के खिलाफ बात आपके आतंकवादी आदर करते हैं संविधान का? कभी नहीं। आपके आतंकवादी आदर करते हैं संविधान का? आपके प्रिय, अगर कुत्ता इंसान को काटे तो इंसान वापस कुत्ते को काटेगा। अरे ये विचारधारा आप सिखा रहे हैं। आप आतंकवादियों को कुत्ता कह रहे हैं? एक व्यक्ति तो यहाँ पे बंदर के हाथ आप आतंकवादियों को कुत्ता कह रहे हैं आप दे रहे हैं। अपने सगे वालों को क्या कह रहे हैं आप? आतंकवादियों को कुत्ता कह रहे हैं आप? देखिए अमन भाई, आप ऐसी कंट्रोवर्सी बना रहे हैं। आप अरे अभी आपने बोला ना, अभी आपने बोला प्रयोग, भाई कुत्ते की मौत ही तो मारना है आतंकवादियों को, और क्या है? वही सेना को काम करना है। शुक्रिया माजिद हैदरी, सुशील पंडित, जनरल सिवाश, प्रेम शुक्ला, आपका स्वागत के एक बार।